मुलाकात और हमारे साथ हैं राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी जी। देवनानी साहब, ये आपने बताया और शौचालय निश्चित रूप से होने चाहिए, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन खासकर गाँव में एक वो था कि वहाँ टॉयलेट्स की सुविधा भी नहीं है और स्कूल्स के आसपास जिस तरह से एनक्रोचमेंट सभी जगह पे, क्योंकि वहाँ ऐसा पहले एक खुला मैदान होता था, बच्चियां पेड़ के पीछे कहीं भी जाके गली में बैठ के, लेकिन अब बहुत मुश्किल काम हो रहा था। वास्तव में ये एक आवश्यकता थी और जरूरी भी था। आपने रास्ते निकाले भी हैं कि किस तरह से पैसे देके सफाई कराई जा सकती है। आपके टाइम पे सूर्य नमस्कार और कोर्स के बदलाव को लेकर के काफी विवाद रहा। मैं समझ विवाद तो मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ लोगों के अपने सोच होता है, उन्होंने मुद्दों को खड़ा किया। सूर्य नमस्कार और योग ये किसी धर्म संप्रदाय के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं करके अपनी बात को, इसमें आप जो पूछेंगे, आज ब्रिटेन का इतिहास है। ब्रिटेन ने अपने हिस्ट्री में कभी नहीं जोड़ा कोनो उपनिवेशवादी भारत को बनाया या पाकिस्तान तो बाद में बना, या बाकी साउथ इनको बनाया, साउथ एशिया को बनाया। क्यों? यानी वहां पे वही इतिहास पढ़ाया जाता है जिससे बच्चों के अंदर संस्कार जगे। जापान के अंदर वही पढ़ाया जाता है जो संस्कार जगे। जर्मनी तो भारत के अंदर ही क्यों? उसका कारण है कि गुलामी के काल के समय हमारे यहाँ मैं काले कह के गया, मैं अब काले अंग्रेज तैयार करके जा रहा हूँ, तो कुछ इतिहासज्ञ भी वैसे तैयार किया, उन्होंने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। और मैंने परसों ही एक मैगजीन में मैं गया था, पाठ्यक्रम के उसमें विमोचन में, मैंने एक प्रश्न खड़ा किया, यदि अकबर जीता था तो उसने 6 बार वापस क्यों मेवाड़ पे अटैक किया? जीतने वाला कभी अटैक करता है क्या? हारने वाला ही तो करता है। तो इस प्रकार का विसंगतिपूर्ण इतिहास पढ़ाएंगे। कभी रानी पद्मावती पे फिल्म बन रही थी, यानी ऐसी हम गलत चीजें क्यों पढ़ाते हैं? स्मार्ट क्लासरूम का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे। कई लोग प्राइवेट स्कूलों में इसलिए जाते थे, वहां ग्रीन बोर्ड है, स्मार्ट स्कूल है, प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है। हमने हमारे यहाँ शुरू कर दिया, और ग्रीन बोर्ड भी ब्लैक बोर्ड की जगह ग्रीन बोर्ड कई स्कूलों में लग गए, और साथ में स्मार्ट क्लासरूम्स में, ठीक है, उसके फंड धीरे धीरे आ रहे हैं। हमने अभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को क्रमशः लिया है। जैसे मैंने अपने अजमेर में पूरे जो मेरे 30 स्कूल हैं सबको CSR स्कीम के अंदर सहयोग लेकर के आज स्मार्ट स्कूल बना दिया। प्रोजेक्टर से बच्चे पढ़ते हैं, तो इनके अंदर प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ना, आधुनिक टेक्नोलॉजी पढ़ना। कैसे रिजल्ट आ रहे हैं उसके रिजल्ट अभी बोर्ड की परीक्षा तो खैर अब हुई है, लेकिन रिजल्ट अच्छे, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। आदर्श स्कूल का कॉन्सेप्ट लेके आप लोग। हमने कहा आज के जमाना लोगों के, जैसे आपने कहा ना, समाज को कैसे मालूम पड़े आपके अच्छे स्कूल है, तो आदर्श स्कूल नाम भी अपने आप में अट्रैक्टिंग है। उत्कृष्ट विद्यालय में हम जा रहे हैं, ये अपने आप में अट्रैक्ट है। क्या डिफरेंट होगा उत्कृष्ट तो 8वीं तक का है और आदर्श 12वीं तक का है, लेकिन उसके अंदर सारी सुविधाएं हों, और इसके साथ साथ इन विद्यालयों के अंदर हमारे पास पढ़ने का वातावरण और स्मार्ट और सारी चीजें उपलब्ध हों। इसके लिए मैंने कुछ पाठ्यक्रम, जैसा आपका जिक्र चला, पाठ्यक्रम में फंडामेंटल चेंज किया है। फंडामेंटल 2 लाइन में कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक हमने 75% राजस्थान रखा है और 25% भारत। और इसी तरह 6ठी 7वीं 8वीं 50% राजस्थान, 50% भारत। 9वीं के बाद विश्व को खूब पढ़ो, नहीं तो पहली क्लास में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है उसको मैं समझता हूँ पढ़ाने की आवश्यकता, पहले अपने कलेक्टर, मुख्यमंत्री और बाकी को जाने वो। लेकिन आप दोनों चीजें लेकर के चल रहे हैं कि CBSE के समकक्ष आप पाठ्यक्रम को खड़ा भी करना चाह रहे हैं, लेकिन वहां पे तो तीसरी क्लास से ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं, 5वीं तक तो बहुत कुछ बच्चा डीपली स्टडी करना शुरू कर दे, तो हम जो बच्चे हैं स्टेट बोर्ड के, नहीं लगता कि वो पिछड़ जाएंगे? नहीं, बोर्ड में 5वीं के बाद 6ठी में, जैसे मैंने बताया कि मैंने फंडामेंटल आपने कहा जोड़ा, उसी को बताना। पहले पढ़ाते थे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गधा। अब मैं पढ़ा रहा हूँ क से कंप्यूटर, ख से खगोल, ग से गणेश। संस्कृति और कंप्यूटर को दोनों को जोड़ा। इस तरह A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट पढ़ाते थे, ये बल्ले बिल्लियों का जमाना गया। अब A से अनंत, B से भारत, C से कंप्यूटर। तो हमने आधुनिकता को, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को भी लिया है। इन सबको जब पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का हमारा पाठ्यक्रम जो 9वीं से लेकर 12वीं तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बनाया, आज दावे के साथ कहता हूँ किसी भी तरह से वो CBSE से कम नहीं है। और आज भी कॉलेजों के अंदर मेरे बच्चों के एडमिशन 80% माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बच्चों के हो रहे हैं। आपके कार्यकाल में दूसरे वाला जो टेन्योर है, इसमें ये बात तो है कि चुनौती और चेंजेस दोनों को आप साथ लेकर के चलें, चाहे वो यूनिफॉर्म चेंज की बात हो या फिर जो रूटीन में जो चीजें चल रही है उन्हें चेंज करने की बात हो, सिलेबस चेंज करने की बात हो। यूनिफॉर्म का भी अभी बीच में आया है। देखो बीच में इसलिए कि मेरे सरकारी स्कूलों के बच्चे 20 साल से एक ही ड्रेस पहन रहे थे।
बच्चे के अंदर कई बार, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ, पुराने बच्चों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी कई जगह मुझे दिखाई दिया। उनमें एक नई ऊर्जा है। हमने बिल्कुल उसका कत्थे रंग का पैंट और हल्के भूरे रंग की कमीज, उसके चेहरे पे रौनक। मैं जहां गया पूछा, बच्चों ने कहा चेंज होनी चाहिए। तो चेंज जीवन का स्वभाव है। अपन भी नए कपड़े समय के साथ बदलाव होना चाहिए। उसके कारण हमने, तो आपको क्या लगता है इतने साल से ध्यान नहीं दिया गया, ना पाठ्यक्रम पे दिया गया, ना इतिहास पे ध्यान दिया गया? देखो, ध्यान पाठ्यक्रम के बारे में तो कैसा कहीं पूर्वाग्रह के आधार पर पढ़ाया जाता हो तो मैं नहीं कहता, और कुछ चीजें समय अनुकूल उनका ध्यान कम दिया गया होगा। यानी शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसको वर्तमान युग में ग्लोबली हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए राजस्थान के विद्यार्थी, आपने देखा होगा, बहुत इंटेलिजेंट है। आज सीए की परीक्षा हुई, राजस्थान के विद्यार्थियों ने परचम फहराया। नीट की परीक्षा भी राजस्थान के विद्यार्थी, यानी उनमें योग्यता है, केवल उस योग्यता को तराशना और निखारना, इसका हमने प्रयत्न किया। ऐसे कुछ प्लानिंग है आपकी जो 3 साल में आप कंप्लीट नहीं कर पाए और चौथे साल को टारगेट कर रखा हो कि ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल है और मुझे इस पर करना है? जैसे दो बातें तो मैं सोच, एक तो मॉनिटरिंग करने का, और एक प्राइमरी में बच्चे की नींव मजबूत हो, इसके लिए तय किया। जो पिछली सरकार ने कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक फेल न करने की नीति अपना रखी थी, उसको राजस्थान द फर्स्ट स्टेट जिसने चेंज किया। हमने 2 साल से 8वीं की बोर्ड की परीक्षा करवा रहे हैं, इस बार 5वीं की कंडक्ट हो रही है, और अगले साल से तीसरे की भी लोकल परीक्षा के माध्यम से हम परीक्षा, जिससे बच्चा का नींव मजबूती रहे। फिर इनकी मॉनिटरिंग अच्छी हो। तो मैंने कहा 3 कदम जो आपके होता है, चौथा कदम है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में हमने हर पंचायत के अंदर एक पंचायत एजुकेशन ऑफिसर नियुक्त किया, जिसके आधार पे वो 8-10 स्कूल उसके अंडर में रहेंगे, तो उसकी अच्छी तरह मॉनिटरिंग करके गुणवत्ता की ओर ध्यान दे पाएगा। तो गुणवत्ता बढ़ेगी तो आपका एनरोलमेंट बढ़ेगा, और दोनों बढ़ करके फिर उसके साथ चैलेंजिंग आएगी। तो उस प्रकार से बच्चा, एक तो ये, दूसरा हमने यहाँ पे आगामी दिनों में हम यहाँ पर फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन हम लगाने जा रहे हैं, जिसके आधार पे मेरे राजस्थान के बालक को पूरा विश्व का एजुकेशन के बारे में जानकारी हो। तो पहली तो जयपुर में लगाएंगे, और यदि सफल उसका लाभ दिखे तो हर विभाग केंद्र पे और जिला केंद्रों तक हम जाएंगे, ताकि बच्चे को ज्ञान मिले। अभी शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में आप किस में ज्यादा बड़ी चुनौतियां मानते हैं? वैसे तो एनरोलमेंट की दृष्टि से तो शहरी क्षेत्र है जी, और गुणवत्ता की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे तो इंटेलिजेंट है जी, लेकिन उनको उस प्रकार के अवसर और प्रदान हो रहे तो बड़े आगे बढ़ कर आ रहे हैं। और शहर में चूंकि प्राइवेट संस्थाएं बहुत अच्छी भी हैं, तो बट नेचुरल है कि उसको सरकारी स्कूलों में जब तक अच्छा लगेगा तो ही पेरेंट्स, मैं तो अपने स्कूलों को इतना अच्छा हम लोगों का करने की योजना है कि सरकारी एम्प्लॉइज और शिक्षक स्वयं अपने इच्छा से बच्चे को वहां एडमिशन कराएं। मुझे लगता है ये तो राजस्थान के सामने और आपके सामने, दोनों के सामने चुनौती है। और मुझे अगर ऐसा होगा तो, क्योंकि कई बार मैंने पहले भी आपसे कहा कि सड़क से और आपके हाउस तक ये बात उठती है कि ऐसा दिन कब आएगा, और बिल्कुल हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि आप वास्तव में इसमें सफल हो। ऐसे कौन से बेल्ट हैं जो आपने चिन्हित की हो कि वास्तव में अभी तक ये उपेक्षित रही हैं, और वहां शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको विशेष रूप से ये कहें कि मेहनत भी करनी होगी? देखो, एरियाज तो जैसे मैंने कहा, तो एक तो मेरा प्राइमरी सेक्शन है जो मजबूत होगा तो सेकेंडरी अपने आप आगे बढ़ेगा। हाँ। दूसरा एनरोलमेंट वाला तो जो हमने शुरू किया। हाँ, बिल्कुल। तीसरा सुविधाओं वाला कि कंप्यूटर वगैरह, बिजली, ये सब जगह पहुंचेगी तो आगे सुविधाएं बढ़ेगी। अध्यापकों का मन जीतने के लिए जो शिक्षक संगठन है, मैं सबके साथ लगातार संवाद, उनसे पिछले 5 वर्षों में किसी ने संवाद ही नहीं किया। अब मैंने परसों भी 13-14 संगठनों से किया, उसके पहले भी 25 संगठनों से हर 6 महीने में, 8 महीने में, जब भी वो आना चाहे या कई बार मैं बुला लेता हूँ। संवाद एक ऐसी चीज है जो उनकी मानसिकता तैयार करती है, और जब मेरे टीचर का मन बन जाएगा ये आगे बढ़ेगा। और जब अभी ये प्रमोट हुए प्रमोशन, तो प्रमोशन से आपको मैं आज के कह रहा हूँ, पहले 1998 से लेकर के आज तक डीओस के पद भरे ही नहीं गए। भैया करते क्या, यानी देयर वर ओनली 40 डीओस व्हेन आई टुक द चार्ज, और टोटल पद है 142। इसे ध्यान ही नहीं दिया। अब 12th की क्रमोन्नत की मुख्यमंत्री ने बजट में अनाउंसमेंट किया, और आप काफी टाइम से लगे भी हैं इसके लिए, प्लानिंग भी की है। फैकल्टीज की बात करें तो क्या पोजीशन है अभी? मुझे इस समय आज जो हमने 3-4 महत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की है। हाँ। एक तो जिस ग्राम पंचायत में चाहे प्राइवेट भी हो लेकिन सरकारी स्कूल है, क्रमोन्नत नहीं हो पाया है, तो वहां यदि 10वीं में 40 विद्यार्थी हैं तो हम उसको क्रमोन्नत 12वीं तक का कर देंगे।
जी। नई पंचायतों में जहाँ 40 विद्यार्थी हैं उसको हम क्रमोन्नत करेंगे। जहां तक फैकल्टी की बात है, जहां भी बच्चे 10वीं में 100 होंगे वहां हम नई फैकल्टी शुरू कर देंगे। और साथ में कुछ जगह नए विषय, मुझे पहली बार हमने 190 हमने स्कूलों के अंदर इस बार कृषि विषय हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। आप एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई एजुकेशन को लेकर के, आपने उसको लीड भी किया हुआ है, ऐसी या फिर सब राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ आपका डायलॉग भी हुआ है? क्या चीजें ऐसी हैं एक दो जो आप अपनाना चाहते हैं हम भी, या हमारी जो चीजें हैं हम देखना चाहें? एक तो प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में हो, ये सबसे फंडामेंटली क्वेश्चन आया। दूसरा, कक्षा 6 से लेकर 14 तक का जो बालक है, इसको वहां पे एजुकेशन के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज में भी किया जाए। जैसे हमने राजस्थान में किया, टॉयज बैंक, बुक बैंक, शाला वाटिका, इस प्रकार का प्रयत्न हमने किया है। और तीसरा, जो सारे स्टेट्स के अंदर वो ये था कि स्टाफ ठीक ढंग से हो, इसकी व्यवस्था करें। और गुणवत्ता बढ़ाने में हम सब लोग आधुनिक टेक्नोलॉजी का कंप्यूटराइजेशन करें। जैसे राजस्थान के अंदर हमने DLSR रूम शुरू किया है, डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशन रूम्स, ऐसे 12 जिलों में किया है, जहां हम आराम से वहां से लेकर के हम बच्चों से बात कर सकते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है, जो आपको खुद को भी बड़ा एक चैलेंज लग रहा है, ट्रांसफर को लेके क्या मानना है? पॉलिसी बनी हुई है, बननी चाहिए? और 3rd ग्रेड वाले जो हैं, मुझे लगता है कि उनका तो बारी आनी चाहिए। बिल्कुल, मैं सोचता हूँ अगले इस विधानसभा के बाद या एग्जामिनेशन के बाद 3rd ग्रेड के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। एक पॉलिसी निश्चित रूप से बननी चाहिए। और हमने माध्यमिक की लगभग सब कमेटी माननीय मुख्यमंत्री बनाई थी, सब कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है, मंत्रिमंडल के सामने बहुत जल्दी प्रस्तुत होने वाली है। लेकिन इससे मेरा मत एक है, बने, लेकिन वह विधानसभा के द्वारा बन करके जाए, कोई भी सरकार आए उसका पालन करे। नहीं तो हमने 2 साल पालन किया, अगलों ने आकर के उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, फिर वो पॉलिटिकली एक व्यक्तियों को दूर भेजा, एक को पास लाए, वह फिर आगे जाकर के परेशानियां खड़ी करता है। पॉलिटिकल जो दखल है वो पॉलिसी का वायलेशन समझे या कोलैप्स करने के लिए एक बड़ा एक कारण माना जा सकता है, अगर बनने के बाद में। बनने के बाद उसमें हल्का फुल्का तो जो कोई कठिनाई में है, जैसे आज मेरे पास कोई कैंसर पीड़ित आ जाता है, कोई विधवा या परित्यक्ता महिला आ जाती है, उस काउंसलिंग या पॉलिसी के तहत मान लो वो दूर चली गई, लेकिन उस पॉलिसी में हालांकि उसका प्रावधान हम लोग रख रहे हैं कि उसको आगे मिले, तो कुछ परसेंटेज तक तो वेरिएशन उस पॉलिसी के बाद भी करने की आवश्यकता रह सकती है। लेकिन जनरल पॉलिसी शुड बी इम्प्लीमेंटेड और पॉलिसी रहे। और हर टीचर, मैंने कहा ना, काउंसलिंग से हर टीचर खुश है कि उसे पता था दूर भी गया है, तो इस हैप्पी कि भाई कहीं ना कहीं पारदर्शिता से मुझे जगह मिली है। तो मतलब ट्रांसफर पॉलिसी भी निश्चित से हम लाएंगे, और ट्रांसफर पॉलिसी के माध्यम से आगे के लिए हम ट्रांसफर करें, ये हमारा सोच है, तो इससे निश्चित से लाभ होगा। चलिए देवनानी साहब, आपकी दूसरी पारी है शिक्षा मंत्री के नाते, और आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी कि रिमेनिंग जो पीरियड ऑफ गवर्नमेंट टेन्योर है उसमें आप और भी अच्छे आयाम साबित करें। और शिक्षा निश्चित रूप से राजस्थान में आपने रिस्क बहुत उठाई है, हमें भी लगता था कि इस नाराजगी का सामना आप कैसे करेंगे, लेकिन ये शायद हो सकता है कि आपकी हिम्मत है, और अच्छे परिणाम भी तभी साबित हुए हैं कि जब आप ठोस नीति और इच्छा शक्ति के साथ इस कदम को उठा पाए। वास्तव में एक बड़ा चुनौती इस बात की थी कि स्कूलें खोलने की बात की जाती है, आपने बंद करना शुरू किया एकीकरण के नाम पे, और यही एक बड़ी वजह है कि ड्रॉप आउट कम हो और बच्चों को गुणवत्ता और जो एक स्पेस मिलना चाहिए स्कूल में वो पूरा मिला। इसी तरह से एक बार फिर मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा, और 3 साल का आपका जो कार्यकाल रहा उसके बारे में देवनानी साहब से हमने जानकारी हासिल की, उन योजनाओं को भी उन्होंने बताया, बजट को लेकर के भी चर्चा की। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको फिर, और एक मुलाकात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।